नमस्कार मित्रों, मैं शरद एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद हूँ। आज क्रिसमस है और क्रिसमस की आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। आज ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है और अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता के तौर पर जाने गए भारतीय राजनीति में जिनका पक्ष और विपक्ष दोनों जगह पर समान सम्मान था और एक तरीके से उन्हें अजात शत्रु भी कहा गया। हालांकि उन्हें लेकर कई सारी बातें हैं, कुछ नेताओं ने उन्हें इस उपाधि से भी नवाजा कि आप व्यक्ति सही हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं, और उनके बेहद सरल अंदाज में अटल जी ने जवाब भी दिए। लेकिन आज मैं जो बात आप सबके बीच रखने जा रहा हूँ उसमें कुछ सवाल क्रिसमस और अटल जी के जो जयंती है उससे जुड़े हुए हैं। और सवाल ये है कि आखिरकार एक ऐसी पार्टी जिसके प्रेरणा स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनके राज में चंद ग्रुप्स या कहें कि चंद लोगों का एक समूह एक पूरे धार्मिक आयोजन को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो बात शुरू करते हैं ग्वालियर से। और मैं सौभाग्यशाली कहूँगा अपने आप को, या कह सकता हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ग्वालियर में रहने का भी और ग्वालियर में रिपोर्टिंग करने का भी मौका मिला है। और अटल जी ग्वालियर के ही थे, लिहाजा उनसे जुड़ी हुई तमाम जो यादें हैं वो ग्वालियर में मौजूद हैं। आज का दिन ग्वालियर के लिए इसलिए भी ख़ास हो गया क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह ग्वालियर में थे। और ग्वालियर में अभ्युदय समिट जो हुई है मोहन सरकार की, उसमें उन्होंने कई सारी जो विकास योजनाएं हैं उनका उल्लेख भी किया। हालांकि इसके साथ साथ में उन्होंने अटल जी को लेकर बहुत सारी बातें कहीं और ये कहा कि अटल जी एक ऐसे नेता थे जिन्हें अजात शत्रु की उपाधि दी गई थी, यानी कि पक्ष जो उनकी पार्टी के लोग थे वहाँ तो उनका सम्मान था ही था, लेकिन विपक्ष में भी उनका उतना ही सम्मान था। और इसके अलावा कई और बातें भी उन्होंने अटल जी को लेकर कहीं। आज के ही दिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो लखनऊ में थे और लखनऊ में भी उन्होंने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर जाकर उसका अवलोकन किया और एक कार्यक्रम को उन्होंने भी वहाँ पर संबोधित किया। ग्वालियर और लखनऊ का जो कनेक्शन है वो अटल जी को लेकर बहुत करीब का है। जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि अटल जी ग्वालियर के थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनकी जो बड़ी पहचान बनी वो लखनऊ से बनी और वो लखनऊ को भी उतना ही प्यार करते थे जितना कि ग्वालियर को करते थे। हालांकि वो जब प्रधानमंत्री बने और जो देश की राजनीति है जब उसमें उनका बड़ा नाम हुआ तो फिर वो दिल्ली में जाकर केंद्रित हो गए, लेकिन ग्वालियर लखनऊ का जो कनेक्शन है वो उनसे ज़्यादा करीब का रहा। लिहाजा आज बीजेपी के दो बड़े नेताओं की ग्वालियर और लखनऊ में उपस्थिति को मैं क्रिसमस पर हुए कुछ छोटे मोटे जो विवाद हैं उनसे जोड़कर अपनी बात कहना चाहता हूं। तो जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में थे और अमित शाह ग्वालियर में थे। ग्वालियर में अमित शाह ने प्रधानमंत्री जो रहे अपने देश के अटल बिहारी वाजपेयी, उनके लिए बहुत सारी जो अहम बातें हैं वो कहीं और एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की कि अटल जी एक ऐसे नेता थे जिनका कोई दुश्मन नहीं था। कुछ इसी तरीके की जो बातें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में कहीं। और क्योंकि अटल जी का जो चरित्र है वो दरअसल इस तरीके का रहा है कि वो बड़ी बड़ी बातें बड़ी सहजता से कह जाते थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने जो विपक्षी हैं उनको कभी आईना न दिखाया हो या राजनीतिक भाषा के तौर पर कहें कि उन्हें पानी न पिला दिया हो, चाहे फिर संसद में उनके भाषणों की बात हो या फिर किसी रैली में उनके भाषणों की बात हो। लेकिन उनकी जो शैली थी और उनका जो अनुभव था, उन दोनों का जो एक मिश्रण था, उसमें कई बार ऐसी बातें होती थी कि वो बड़ी से बड़ी बातें भी बड़ी आसानी से कह जाते थे। और उन्हीं के पदचिन्हों पर कहीं ना कहीं बीजेपी आगे चलकर आज राजनीतिक तौर पर ये जो दावा करती है बीजेपी कि वो सबसे बड़ी पार्टी सरस संख्या के लिहाज से है, तो फिर वो बनी है। लिहाजा उसमें अटल जी का जो योगदान है उसका एक महत्वपूर्ण जो योगदान है वो बीजेपी को बड़ा करने में रहा है। और आज जब प्रधानमंत्री लखनऊ में थे और जब वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया और उन्होंने अटल जी की जो एक कविता थी कदम मिलाकर चलना होगा उसका जिक्र भी किया और ये भी कहा कि जब सबका साथ होगा
उस साथ के साथ ही देश का भी विकास होगा। और कुछ इसी तरीके की जो मूल भावना है वो अटल जी की भी थी, और उनके जो विचार हैं वो आज कहीं ना कहीं बीजेपी के दोनों बड़े नेताओं के जो भाषण थे उसमें देखने को मिले। अब मैं सवाल उठाना चाहता हूं उन छोटी मोटी घटनाओं को लेकर जो उन राज्यों में हो रही हैं जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। मसलन अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में एक घटना एक दिन पहले हुई, हालांकि क्रिसमस से, और एक घटना छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली क्रिसमस से ही ठीक पहले। कुछ लोग, वो हो सकता है कि वो ईसाई धर्म से जुड़े हुए हों या ना भी हों, एक कार्यक्रम छोटा सा कहीं आयोजित कर रहे थे। एक रायपुर में एक मॉल की भी कुछ तस्वीरें सामने आई, और वहाँ पर जिस तरीके से धार्मिक एक खुशी का मौका होता है, जैसे हिंदुओं के पर्व होते हैं, दिवाली हो या होली हो या रक्षाबंधन हो, तो एक खुशी का पर्व होता है और उसको लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरीके के कुछ आयोजन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। का जो एक संस्कृति सुधार का या कहें सांस्कृतिक तौर पर जो तोड़फोड़ करने का अधिकार है, उस सो कॉल्ड इस तरीके के जो हिंदूवादी कुछ संगठन हैं भी या नहीं हैं, ये भी एक बहुत बड़ी देखने की बात है। क्योंकि राजनीतिक तौर पर या सामाजिक सुधार के तौर पर किसी संगठन, चाहे वो बीजेपी से जुड़ा ही क्यों ना हो, उसने कभी इस तरीके का कोई ऐलान नहीं किया है कि कुछ धर्म विशेष के जो लोग हैं अगर वो अपना पर्व आयोजित कर रहे हैं या खुशियाँ अगर वो आयोजित कर रहे हैं तो उसमें वो जाकर वो उसका पूरा बीड़ा उठाएंगे। और जब सब कुछ यही करेंगे तो प्रशासन और पुलिस क्या करेगा? ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार जब एक पार्टी जिसके प्रेरणा स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी हैं, और ख़ास तौर पे आज ही उनकी जयंती भी है, और उस मौके पर जब एक धर्म विशेष का कोई अगर आयोजन है, धार्मिक त्यौहार है, उनका सबसे बड़ा त्यौहार है, तो फिर उसमें जाकर ठेकेदारी करने का अधिकार इन लोगों को कहाँ से मिलता है? तो फिर ये सवाल ज़रूर उठता है कि जब इस बात के संदेश भी दिए जाते हैं मंचों से, सार्वजनिक तौर पर बड़े बड़े नेताओं की ओर से, कि जो बात है समानता की ही की जानी चाहिए, और जब देश आगे बढ़ेगा तो समानता के आधार पर ही बढ़ेगा। हो सकता है कि कुछ एक दो ऐसे अराजक तत्व हों, वो हर जगह हो सकते हैं, वो हर धर्म के भीतर ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी जो नीति और नीयत है वो अलग अलग होती है। तो ऐसे में उनके सुधार के लिए एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था के तहत पुलिस है, प्रशासन है, उनमें कोई शिकायत होगी तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन खुद ठेकेदारी लेकर तोड़फोड़ करना और आयोजनों को में जाकर खलल डालना, इस पर निश्चित तौर पर बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े नेताओं को भी कहीं ना कहीं ये संदेश देने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए, फिर वो चाहे किसी भी संगठन से जुड़े हुए क्यों ना हो, फिर वो सत्ताधारी पार्टी के जो सहयोगी कहें या आनुषंगिक संगठन कहें उनसे जुड़े हुए हों, या फिर विपक्षी किसी पार्टी से जुड़े हुए जो संगठन है वो ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेकर और इस तरीके के कार्यक्रम करता है किसी भी आयोजन में, किसी भी धार्मिक आयोजन में या कोई दूसरा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो फिर उस पर जो पुलिस है उसको एक्शन लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और तभी ये जो समानता की बातें हैं, या एक तरीके से जो अटल जी कहा करते थे कि सबको साथ लेकर चलने की बात है, वो तभी प्रासंगिक होगी जब इस तरीके के मैसेज नीचे तक दिखाई देंगे बड़े बड़े नेताओं की ओर से। तो मैं अपनी बात आज की ख़त्म करूंगा अटल जी की उस कविता के साथ में जो उन्होंने ऊंचाई पर जाने को लेकर लिखी थी, और उसका सार ही कहीं ना कहीं हर राजनीतिक पार्टी के लिए, हर उस नेता के लिए प्रासंगिक है जो राजनीति में है और समाज सुधार की बात करता है। तो पंक्तियाँ कुछ यूँ थी कि ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, ना घास ही जमती है सिर्फ बर्फ़, जो कफन की तरह सफ़ेद और मौत की तरह ठंडी होती है, खेलती खिलखिलाती नदी जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बूंद बूंद रोती है, ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरस हीन भाव भर दे, अभिनंदन की अधिकारी है आरोहियों के लिए आमंत्रण है, उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं किंतु कोई गौरैया वहाँ नीड़ नहीं बना सकती, न कोई थका मांदा बटोही उसकी छाँव में पल भर पलक ही झपका सकता है। सच्चाई ये है कि केवल ऊंचाई ही काफ़ी नहीं होती, सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक, अपनों से
कटा बटा सून में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा उतना एकाकी होता है। हर भार को स्वयं ढोता है। चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। ज़रूरी ये है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की ज़रूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोलें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले। न वसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़ मात्र, अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रूखाई कभी मत देना। नमस्कार।